हाय दोस्तों, स्टडी विकास में आपका स्वागत है। कल हमारा क्लास ईबीएस का था, आज भी ईबीएस का क्लास है, ठीक है। और कल पर्यावरण का फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड कल हुआ था। और आज इकोसिस्टम के घटक हैं। कल इकोसिस्टम के विषय में थोड़ी चर्चा हुई थी और जो भी क्वेश्चन उससे बने थे वो हुआ था, ठीक। आज ईबीएस से उसी के संबंध में थोड़ा आगे क्लास चला रहे हैं और इसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको भी कराएंगे, ठीक। ईबीएस के क्लास होता रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक। इसलिए क्योंकि आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलती रहे। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले इकोसिस्टम, वो कल परिभाषा वगैरह हो गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और बताने की कोई भी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि कल जो वीडियो था उसमें इकोसिस्टम की डिफिनेशन भी थी और किसने कब प्रयोग किया और कोई इकोसिस्टम को किसने बताया, ये सब बता दिए थे, ठीक। आज है इसके घटक, इसके इकोसिस्टम के घटक कितने हैं और कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। जैसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के जैविक घटक को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। इसके जो जैविक घटक है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्वपोषित ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, ठीक। और दूसरा परपोषित। स्वपोषित क्या होता है, अपरपोषित क्या होता है, इसको बताएंगे। इसके आगे जो भी क्लास होगा उसको समझाते रहें, ठीक। जैसे स्वपोषित क्या है, सपोषित घटक क्या है, वे घटक जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसे उनको प्राथमिक उत्पादक भी कहेंगे, प्राथमिक पोषक भी कहेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक, प्राथमिक उत्पादक भी हैं और प्राथमिक पोषक भी हैं। इनको फर्स्ट प्रोडक्टर कहेंगे। स्वपोषित घटक और परपोषित घटक। स्वपोषित घटक में क्या, इससे क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, टीआरटी 2 में, फर्स्ट में पूछा था, 2 में पूछा था, ठीक। कि स्वपोषित घटक क्या है, वे घटक जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं, उनको प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक कहे जाते हैं। उसमें ऑप्शन था कि प्राथमिक उत्पादक क्या है, ठीक। इस तरीके से ऑप्शन दिया था और पूछा था प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं, ठीक। अब परपोषित क्या है, वे घटक जो प्रथम उत्पादक से अपना भोजन बनाते हैं उनको द्वितीय उत्पादक या द्वितीय पोषक कहा जाता है। जो इन लोगों से अपना भोजन बनाते हैं या इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके ही आधार पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, बनाते हैं, ठीक। तो उनको द्वितीय उत्पादक कहेंगे। और फिर एक बार बता दें कि इकोसिस्टम के जैविक घटकों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला है स्वपोषित, दूसरा परपोषित, ठीक। पोषित में क्या आता है, वे घटक जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, बनाते हैं, उनको प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक कहा जाता है, ठीक। और दूसरा क्या है, परपोषित, वे घटक जो प्राथमिक उत्पादक से इन लोगों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको द्वितीय उत्पादक या द्वितीय पोषक कहा जाता है, ठीक। इसमें आता है जीव जंतु, ठीक। मनुष्य इसी के इसके अंतर्गत आता है, पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। भेड़ बकरी ये सब जीव जंतु इसी के अंतर्गत आता है, द्वितीय प्रोडक्ट के रूप में। अब वियोजक क्या होता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर से आप समझ पाएंगे, वियोजक के नहीं समझ पाएंगे। डिकम्पोजर क्या है या वियोजक क्या है, ठीक। इसको एक ही नाम इसका अंग्रेजी है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वह होता है जो सूक्ष्म, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक, जो मृत पौधों या जंतुओं से जैविक पदार्थों का सड़ा गलाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे जो डिकम्पोजर होते हैं, जीव जंतु या पेड़ पौधे, उनको सड़ाकर और उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा मान लीजिए जो मल मूत्र को ग्रहण करते हैं या फिर जो भी गली या सड़ी चीज़ें होती हैं जो उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर के रूप में रखते हैं या डिकम्पोजर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक। फिर एक बार देखते हैं स्वपोषित क्या है, परपोषित क्या है, डिकम्पोजर क्या है, ठीक। स्वपोषित है वे घटक जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फोटोसिंथेटिक के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक कहा जाता है, ठीक। इसमें पेड़ पौधे आते हैं। और द्वितीय उत्पादक या द्वितीय पोषक या परपोषक किसे कहते हैं, वे घटक जो प्रथम उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं, उनको द्वितीय पोषक कहा जाता है, ठीक।
और बीओजी किसे कहते हैं? बेसूक्ष्म जीव, जो गड़े सड़े पदार्थों या जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है। ठीक, अभी और अपनी क्लास चलती है। इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है अभी वो बताएंगे। जैसे प्रकृति में इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा है। ठीक, जैसे अभी इकोसिस्टम के घटक थे, अब इसको बांटा है कि प्रकृति में इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा है। ठीक, बांटा गया है प्रकृति में। ठीक, इकोसिस्टम को नेचर में पहला है स्थलीय, जलीय, स्थलीय, दूसरा जलीय। ठीक, इकोसिस्टम को नेचर में दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है स्थलीय, दूसरा जलीय। ठीक, स्थलीय में क्या आता है और जलीय में क्या आता है, इससे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। ठीक, अभी और आगे क्लास चलेगी बताते रहेंगे। जैसे घास है, घास स्थल है और मानव स्थल है। ठीक, इको स्थलीय तंत्र में रखेंगे क्योंकि स्थलीय है, घास स्थल है और वन स्थल है, इसको स्थलीय इकोसिस्टम में रखेंगे। ठीक, जैसे नदी है और झील है, समुद्र, इसको जलीय इकोसिस्टम में रखेंगे। प्रकृति ने इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है स्थलीय और जलीय। स्थलीय में आता है घास स्थल, वन स्थल। ठीक, और नदी, झील, समुद्र ये जलीय तंत्र में आते हैं। ठीक, इसके जैसे वन, झील, घास का मैदान, ऐसे पूछता है वन, झील, घास का मैदान। ठीक, वन, झील, घास का मैदान एक इकोसिस्टम के प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक पारतंत्र। ठीक, के उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है की बात है। जैसे वन हुआ, झील हुआ, घास का मैदान है, ये प्राकृतिक पारतंत्र के उदाहरण है। ठीक, ये क्योंकि ये प्रकृति ने इनकी उत्पत्ति की है, प्रकृति के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। ठीक, और जो मानव के द्वारा है उनको बताएंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब इसको समझा ही देंगे, जबकि एक पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ से, जबकि धान का खेत मानव निर्मित है। पारतंत्र का उदाहरण है, पारतंत्र का उदाहरण है। ठीक, बगीचा भी है, मान लीजिए बगीचा भी, तालाब भी। ठीक, अगर पूछे, जैसे यहाँ समझाते हैं, इकोसिस्टम, जो नेचर ने इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है स्थलीय और जलीय। ठीक, अब स्थलीय में क्या आता है और जलीय में क्या है? स्थलीय में आती है घास का स्थल, वन स्थल, ये सब स्थलीय में आते हैं। और जलीय में क्या आता है? नदी, झीलें, समुद्र। ठीक, इसके अंतर्गत ये आते हैं। इसे क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि जलीय में कौन कौन से आते हैं और स्थल में कौन कौन से आते हैं। ठीक, इतना यहाँ तक हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकृति ने कौन कौन से इकोसिस्टम को बनाया है और मानव ने कौन कौन से इकोसिस्टम को अपने यहाँ बनाया है। ठीक, जैसे वन हुआ, ठीक, और झील है, घास का मैदान है, ये इकोसिस्टम को नेचर ने बनाया है। ठीक, इनका निर्माण या इनकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा ही हुई है, प्रकृति के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। ठीक, जैसे अब जो मानव ने बनाया है, जिसकी रचना मानव ने की है, सबसे पहले क्या है? धान का खेत। ठीक, ये मानव ने बनाया है। दूसरा बगीचा, क्योंकि पेड़ पौधों की उत्पत्ति तो प्रकृति के द्वारा होती है, लेकिन बगीचे का निर्माण या तालाब का ये सब मानव करता है। तभी कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति या इनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। अब वन, झील, घास का मैदान ये नेचर के द्वारा हुई है। ठीक, और जैसे एक चार्ट के रूप में आपको समझा दें, उसे आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, कि कौन सी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति किसके आधार पर हुई है, मानव ने क्या बताया है। सॉरी, देखिए, जो प्रकृति ने क्या क्या बनाया है और मानव ने क्या क्या बनाया है, सबको एक ग्राफ में बता रहे हैं। जैसे स्थलीय में क्या है, जलीय में क्या है और मानव ने क्या बनाया है। ठीक, स्थल में क्या है?
अभी बता दिए थे पहले, आपको फिर दोबारा पाई चार्ट के रूप में या चार्ट के रूप में बता रहे हैं। जैसे घास का स्तर हुआ, ठीक, घास का स्तर हुआ। दूसरा क्या है, मरुस्थल हुआ, ठीक। अब वन है, ये सब स्थलीय पारतंत्र के उदाहरण है, ठीक। तो जल में क्या है, जल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है लवणीय, अलवणीय। अलवणीय है, मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, जलीय को दो भागों में बांटा गया है, एक अलवणीय, एक लवणीय, ठीक। अलवणीय में क्या आता है, लवणीय में क्या आता है, ये सब एक ग्राफ के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है ऑप्शन के रूप में कि कौन सा लवणीय है, कौन सा अलवणीय है, कौन सा मानव निर्मित है, कौन सा प्राकृतिक है, स्थलीय है, ठीक। आपको करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि धान का खेत किस तरीके का पारतंत्र का उदाहरण है, तो मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, ठीक। तो अलवणीय में कौन कौन सा आता है, जैसे तालाब हुआ, ठीक। और दूसरा क्या है, झील है, झरना है, ये अलवणीय का उदाहरण है, ठीक। और लवणीय में क्या आता है, लवणीय झील, ठीक। और दूसरा क्या है, ज्वार नदमुख झील, ऐसे इतना ही काफी है। और तीसरा क्या, समुद्र। ये सब लवणीय के अंतर्गत आते हैं, ये अलवणीय के अंतर्गत आते हैं, ये स्थलीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब मानव निर्मित कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है ये बता रहे हैं। सबसे पहला है कृषि का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, ठीक। और दूसरा क्या है, जल जीवशाला, जल जीवशाला, ठीक। तीसरा क्या है, अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान, ठीक। इको एक जल जीवशाला को एक्वेरियम कहा जाता है। जैसे एक्वेरियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जल जीवशाला नहीं लिखता लेकिन एक्वेरियम लिख लेता है। अब एक बार आपको समझा रहे हैं, ठीक। ठीक है, जैसे प्रकृति में इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, नेचर में है उसमें इकोसिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। ये है पहला स्थलीय, जलीय और मानवीकृत या मानव निर्मित की बात है, ठीक। स्थलीय में क्या आता है, घास का मैदान, मरुस्थल, वन, ये सब स्थलीय में आते हैं। और जलीय को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक लवणीय, दूसरा अलवणीय। पहला अलवणीय, दूसरा लवणीय, ठीक। अलवणीय में क्या आता है, तालाब, झील, झरना, ये सब अलवणीय में आते हैं। और लवणीय में क्या आता है, लवणीय झील है, ज्वार नदमुख है, समुद्र, ये सब लवणीय में आते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे नमक की मात्रा होती है इनमें, जिसे लवणीय झील बन जाती है, ठीक। लवणियों की मात्रा बढ़ जाती है। मानव निर्मित क्या है, मानवीकृत क्या है, यहाँ से कुछ पूछता है। देखिए धान का खेत है,
या एक्वेरियम है, या जल जीवशाला है, अंतरिक्ष यान, ये सब मानवीय कृत है, जो मानव ने इन्होंने बनाया है। ठीक, जैसे और पूछता है सबसे बड़ा, जैसे पूछता है कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारतंत्र का विस्तार है। 71% जलीय इकोसिस्टम है, पारतंत्र। ठीक है, और यहाँ विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। लवणीय जलीय जो पारतंत्र है, सबसे ज्यादा इसकी मात्रा है। अगर पूछ ले कि स्थलीय मात्रा है कि जलीय मात्रा है कि मानवीय कृत मात्रा है, इन तीनों में अगर पारतंत्र में सबसे अधिक किसकी मात्रा है, तो जलीय की है। ठीक, क्योंकि 71% जलीय मात्रा है पारतंत्र। ओके, सबसे अधिक इसकी क्षेत्रफल है, इसका एरिया है जो, अगर पूछ ले यहाँ से कि प्रकृति में पारतंत्र का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस विभाग का है या किस भाग का है, ठीक, तो ऑप्शन में स्तरीय है, जलीय है कि मानवीकृत है। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही होगा, जलीय। ठीक, क्योंकि यहीं से मालूम हो रहा है कि 71% जलीय पारतंत्र है या विश्व के सभी सर्वाधिक क्षेत्रफल का है। ठीक, कि जितना भी क्षेत्र 100% क्षेत्रफल में 71% जलीय पारतंत्र का उदाहरण है। ठीक, जो भी मान ली वैसे भी कहते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक किसकी मात्रा है, तो जल की मात्रा है। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, इसके आगे भी चला रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया, उसको आपको बता दें, फिर बता रहे हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी जरूरी आपको बताना है, उसका आंसर आप सब लोग दीजिए। एक्वेरियम बहुत बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा है कि कुछ कहने की बात नहीं। मान लीजिए ईवीएस में क्वेश्चन आया, अगर यहाँ से पूछते तो जरूर पूछता है। और जो पहले बताया है, जो प्रकृति से या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हुए प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक कहा जाता है। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछता है। और फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, ये आगे आएगा, उसको बताते रहेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, फिर इसका आंसर दीजिए। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र है। ठीक, ऑप्शन है तालाब, सॉरी हाँ, मैंने इससे पहले तालाब बताया, तालाब नहीं होगा क्योंकि तालाब भी क्या बोलते हैं, प्रकृति के द्वारा बनता है, वो मानव निर्मित नहीं है। उसको थोड़ा देख लीजिए अपने हिसाब से कि तालाब, गलती हो गई, तालाब इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तालाब एक कृत्रिम नहीं है, प्रकृति के। ठीक, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तालाब है, और दूसरा है वन, फ्लो में हो गया वन, तीसरा है सी ऑप्शन, क्या है, खेत, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक, डी ऑप्शन, तालाब है, वन है, खेत है कि इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम, मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है। ठीक, तो कौन सा है, खेत, धान का खेत है, वही एक कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। ठीक, जैसे एक यही आप नोट करके लिख लीजिए, फिर से बता रहे क्योंकि वो गलत हो गया थोड़ा, एक ही है, ज़्यादा नहीं। वन है,
तालाब, ठीक। वन, तालाब और झील, झील ये प्राकृतिक है, पारतंत्र के उदाहरण, ठीक। वन है, झील है, तालाब है, ये सब प्राकृतिक उदाहरण है। इतना देख लीजिए क्योंकि तालाब मैंने बाहर लिख दिया, उसको इसमें लिखना था। और जबकि सेकंड में लिखिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड में क्या है, जबकि बगीचा है, बगीचा तो ठीक है उसमें लिखा था, बगीचा है। और तीसरा, और धान का खेत, धान का खेत, ये खेत ये कृत्रिम है, ठीक। कृत्रिम पारतंत्र के एग्जाम्पल है। तो देख लीजिए क्वेश्चन पूछा था झारखंड पीसीएस में, ठीक, ठीक। झारखंड पीसीएस पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र का एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। तो तालाब ये तो प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, खेत मानव निर्मित है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये सही है, ये तो अपने आप गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है, तो इनमें से सी सही है, ठीक। जैसे वन है, तालाब है, झील है, प्राकृतिक पारतंत्र के उदाहरण है। और मानव निर्मित से कौन से, बगीचा है और धान का खेत, दो ही हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम, धान का खेत और अंतरिक्षयान, ये सब मानव निर्मित है, ठीक है। और ये भी अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष यान और एक्वेरियम, एक्वेरियम, ठीक। इस पर देख लीजिए। एक्वेरियम ये आएगा ऑप्शन, तो आप कर दीजिएगा। बगीचा है, धान का खेत है, अंतरिक्षयान है और एक्वेरियम, ये सब कृत्रिम है। और ये ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक है, या ये मानव निर्मित है, इनको मानव निर्मित कह लीजिए, मानव ने बनाया है। और ये इसे प्रकृति ने बनाया है, ठीक। इतना समझ में आप लोगों को आया है। जैसे यूपीपीसीएस में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है, फिर आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें घास का मैदान भी जोड़ लीजिए, हाँ, घास का मैदान, ठीक। इसको मिटा दें। फिर एक यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, उसको लिख के पूछ रहे हैं आप लोगों से, इनमें से कौन सा सही है, ठीक। पर थोड़ा तालाब वाला देख लीजिए, वही गलत हुआ था, बाकी नहीं, क्योंकि फ्लो में लिखने भूल गए थे, क्योंकि वो कृत्रिम में लिख दिया था, है प्राकृतिक। प्लीज यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। कितने कब आया था, 2016 में, प्री में, प्री 2016 में, ठीक। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारतंत्र का तंत्र है, निम्न में कौन सा उदाहरण कृत्रिम पारतंत्र का है, ठीक। जैसे एग्जांपल फर्स्ट ए ऑप्शन ए है, धान का खेत, धान का खेत, ठीक। ऑप्शन बी है घास का मैदान, ऑप्शन सी, ऊपर नीचे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सी क्या है, वन, ऑप्शन डी क्या है, झील, ठीक।
तो मैंने बताया था कि धान का खेत और अंतरिक्षयान, एक्वेरियम और धान का खेत, अंतरिक्षयान, एक्वेरियम और बगीचा, हाँ और बगीचा था। ठीक, ये मानव निर्मित थे, मानव के द्वारा बनाया गया था। एक कृत्रिम में मानव निर्मित एक ही बात है। और घास का मैदान, इसके बाद झील, तालाब और वन। ठीक, आप लोगों को देखना चाहिए कि सेम से क्वेश्चन बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, धान घास का मैदान, झील, तालाब, वन। इसके बाद में एक और है और नदी। नदियाँ भी है, ये तो जानते हैं नदियाँ कैसे हैं। ठीक, क्योंकि ये मानव ने नहीं बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है निम्न में से कौन सा उदाहरण कृत्रिम पारतंत्र का है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। झील और वन ये प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, कोई अपने आप नहीं बना सकता। छोटा तो नहीं है कि 1 एकड़ का बना दो, 1 एकड़ का बना, हेक्टेयर का बना लो, वो नहीं होगा। क्योंकि ये घास का मैदान बड़ा होगा तो प्रकृति ने बनाया होगा। ठीक, वो अपने आप से प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया होगा। ऐसा नहीं मानव ने अपने आप घास का मैदान का निर्माण कर दिया, गलत है। घास का मैदान गलत, वन गलत, झील गलत। तो इसमें से धान का खेत, कि धान का खेत धान मनुष्य रोपण करता है तो वो मानव के द्वारा बनाता है। तो यही धान का खेत एक कृत्रिम नहीं है बल्कि प्राकृतिक है। ठीक, सॉरी कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है मैं भी उल्टा बोल, एक कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये मानव के द्वारा ही बनाया गया। और देखिए और पूछते हैं कहाँ से क्वेश्चन आया है। जो चैप्टर होता रहेगा उसको पूछते रहेंगे, उसी से क्वेश्चन जितना बनता है पूछते रहेंगे। ठीक, एक झारखंड पीसीएस में आया था और ईपी पीसीएस में आया 2016 में। ठीक, वो 13 में, जो 16 में आया। और पूछा था, देखो निम्न में से कौन सा एक पारतंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? ये पूछा था ना, क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक पारतंत्र, कौन सा एक पारतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक, इकोसिस्टम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, ठीक, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला है, क्षेत्र पर फैला है, क्षेत्र पर फैला है। ठीक, तो ऑप्शन क्या क्या था? सबसे पहला मरुस्थल, बी ऑप्शन था। जो आपको पढ़ाया है उससे क्वेश्चन पूछ देखो, सेम से मार रहा है। घास का मैदान, सी ऑप्शन है पर्वत या पर्वतीय, पर्वत या पर्वतीय। ठीक, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन समुद्र, समुद्र, सामुद्रिक, सामुद्रिक पारतंत्र या इकोसिस्टम। ठीक, इसे जलीय भी कहेंगे क्योंकि एक ही बात है। तो इससे क्वेश्चन क्या हो रहा है? मरुस्थल तो है नहीं, घास का मैदान तो है नहीं, पर्वत तो है नहीं, क्योंकि पर्वत एक लिमिट में है, मरुस्थल भी एक लिमिट में है, घास का मैदान एक लिमिट में है। सबसे ज़्यादा क्या है? समुद्र या जल। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर अगर कोई इकोसिस्टम है तो जलीय इकोसिस्टम है, तो समुद्र एक जलीय इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, तो सही है।
और एक क्वेश्चन और पूछा है, सबसे अधिक स्थिर पारतंत्र कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा तंत्र है जो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन पूछ लें, सर्वाधिक स्थिर, सबसे अधिक स्थिर, सबसे अधिक स्थिर पार इकोसिस्टम लिखो पहले, इकोसिस्टम, ठीक, कौन सा है। ठीक, कह रहा है कि सबसे अधिक स्थिर कौन इकोसिस्टम है जिसको हम जल्दी स्थिर में, जिसको जल्दी समाप्त ना किया जा सके, वही होगा स्टेबल। सबसे ऑप्शन है पहला है, कह रहा है कि सागर या महासागर। बी ऑप्शन है वन, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है मरुस्थल। देखो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन समझने को समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको इसको देख लीजिए, ऑप्शन सेम सेम है पर थोड़ा अंतर है। ठीक, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र, मतलब कौन सा ऐसा इकोसिस्टम का नहीं सॉरी, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। तो मरुस्थल एक लिमिट में है, घास का मैदान एक लिमिट है, पर्वतीय एक लिमिट है, समुद्र भी एक लिमिट है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में इसकी सबसे अधिक क्षेत्रफल इसकी ये पाया जाता है, क्योंकि जलीय पारतंत्र सबसे अधिक पाया जाता है 71%। ठीक, इतना है, और इसकी मात्रा फिक्स है 71, फिक्स इसकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही तो है। तो यहाँ से देखिए सबसे अधिक स्थिर इकोसिस्टम कौन सा है, सागर, वन, पर्वत, मरुस्थल। इसको समाप्त कर सकते हैं, इसको भी समाप्त कर सकते हैं, इसको भी, लेकिन सबसे देर में इसको समाप्त करेंगे, तभी तो कहा गया सबसे अधिक स्टेबल कौन सा है। ठीक, क्योंकि ये देर में समाप्त भी होगा, पहले में समाप्त होने के चांस ही नहीं, अगर करने की कोशिश भी कोई करे तो सबसे लास्ट में होगा, तभी कहा है कौन सा सबसे अधिक स्थिर, सबसे ज़्यादा समय तक रह सकता है, वही है। तो महासागर या सागर, क्योंकि इसकी मात्रा क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वही सेम सेम आंसर यहीं से आ रहा है। ठीक, तो ईवीएस में मान लीजिए हम जो भी अगर टॉपिक लेते हैं तो उसका एमसीक्यू कराते हैं, और मालूम हो रहा है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, वो किस तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक, आपको ईवीएस में एमसीक्यू करना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो डेली हमारा ईवीएस का क्लास भी होता रहेगा, हफ्ते में चेंज होता रहेगा, और जहाँ तक समाप्त होगा वहीं से दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक, अब 3 क्लासें होगी ईवीएस, अभी बहुत टाइम लगेगा ईवीएस समाप्त करने में। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं कौन क्वेश्चन लेकर आया है। तो क्वेश्चन है अलग से पूछ लेते हैं, इसका टॉपिक कल से शुरू हुआ, उसको पहले ही आपको देते हैं कि उसको करके बनाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन सा एक पारतंत्र इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम संतुलन बनाए में संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। ठीक, तो ऑप्शन दे रहा है कि वनों को काटना, बी ऑप्शन है वनारोपण, वन रोपण। ठीक, वर्षा जल प्रबंधन,
ठीक, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? जीव मंडल भंडार। ठीक। कह निम्न में से कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम है, नहीं सॉरी, कह निम्न में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है, ये ऑप्शन कौन सा इनमें से है जो इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है जो इकोसिस्टम को नष्ट करता है या इकोसिस्टम को मतलब वृद्धि करने में मदद नहीं करता या उनको इंक्रीज करने में सहायता नहीं करता। ठीक। कहने का इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा पारतंत्र का उदाहरण या पारिस्थितिक तंत्र का इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करता है, ठीक है, कम करता है, एक ही बात है। वनों का काटना नहीं करता। ठीक। ठीक। तो कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल या ऑप्शन है इनमें से कि जो संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। कैसे? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन या जीवमंडल भंडार। जैसे अगर वन लगाएंगे तो इकोसिस्टम अच्छा होगा ना। हाँ, तो ये तो सही है। वर्षा जल प्रबंधन, अगर किसी क्षेत्र में, क्षेत्रफल में किसी क्षेत्र एरिया ऐसा है जहाँ वर्षा नहीं हो रही है, अगर वर्षा थोड़ी बहुत हो पा भी रही है, तो वहाँ पे जो भी वर्षा का जल होगा उसको सुरक्षित रखने में व्यवस्था करेंगे तो भी वो इकोसिस्टम में सहायता करेगा। ठीक। जीव मंडल भंडार, अगर पृथ्वी पर या किसी ऐसे क्षेत्र में जीव जंतु और जल और ऐसा स्थान है जहाँ सबकी अधिकता, इनकी अधिकता है, तो वो भी मदद करेगा। जैसे मान लो जल की भी है, ये जंतु भी हैं, वह अधिक हैं, तो इकोसिस्टम को इंक्रीज करेंगे, नष्ट कहाँ करेंगे। और कह रहा है वन को काटना, अगर पृथ्वी से वनों को खत्म कर देंगे तो इकोसिस्टम अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो ये वाला इसमें से सही है। ठीक। जिससे हमारा क्लास धीरे धीरे ईवीएस का होता रहेगा और आपको ऑप्शन मेम्स की मिलते रहेंगे, क्योंकि आप अगर एम्स की करते रहेंगे तो क्वेश्चन समझ में आता रहेगा, क्योंकि जस्ट जिस टॉपिक को मैं लेते हैं उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको समझा देते हैं। क्योंकि ईवीएस का एक ऐसा क्लास है जो मान लीजिए जल्दी जल्दी क्लास चलाता नहीं, कोई चलाता भी है तो एम्स की बहुत कम देता है। ठीक है। आंसू भी स्टडी विद आंसू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।